एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का 4th चैप्टर दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग क्विकली इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया का दूसरे फॉरेन कंट्रीज के साथ जो एक्सटर्नल रिलेशन था, जो फॉरेन रिलेशन था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 एंड 2 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जिस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, उस टाइम पीरियड के दौरान वर्ल्ड में कोल्ड वार एरा चल रहा था। कोल्ड वार एरा के टाइम पीरियड के दौरान वर्ल्ड में जो मैक्सिमम कंट्रीज थे, वो 2 ब्लॉक्स या फिर 2 कैंप्स में डिवाइडेड थे। पहला था नेटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएसए लीड कर रहा था, एंड दूसरा था वर्सो पैक्ट, जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था। जब वर्ल्ड में कोल्ड वार एरा चल रहा था, उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया ने कौन से ब्लॉक को चूज किया? इंडिया ने दोनों में से किसी भी ब्लॉक को चूज नहीं किया, यानी कि इंडिया ना ही नेटो का पार्ट बनता है और ना ही वर्सो पैक्ट का पार्ट बनता है। इंडिया ने उस टाइम पीरियड के दौरान नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया दूसरे कुछ कंट्रीज के साथ, एंड इंडिया दोनों ही ब्लॉक से अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, अपने आप को सेपरेट कर लेता है। ये इंडिया ने उस टाइम पीरियड के दौरान अपने फॉरेन पॉलिसी को रखा था। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया का सारे ही फॉरेन कंट्रीज के साथ जो एक्सटर्नल रिलेशन था, उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज है, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया का चाइना एंड पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन था, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 3 में हम लोग इंडिया एंड चाइना का कैसा एक्सटर्नल रिलेशन था, उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना। टॉपिक का नाम पढ़ के ही हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है कि इस टॉपिक में हम लोग इंडिया एंड चाइना के बीच में जो पीस का रिलेशन था, यानी कि जो शांति का रिलेशन था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम लोग इंडिया एंड चाइना के बीच में एक जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, एक जो बैटल हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें इंडिया एंड चाइना के बीच में जो एक पीसफुल रिलेशन था, एक जो फ्रेंडली रिलेशन था, उसके बारे में बता रखा है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, इंडिपेंडेंस से ही इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप था, वो बहुत ही हॉस्टाइल था, बहुत ही अनफ्रेंडली था बिकॉज ऑफ पार्टीशन। बट जब हम इंडिया का चाइना के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, फ्री इंडिया ने चाइना के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली नोट, यानी कि एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था। जब 1949 में चाइना में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें जो माओ जेडोंग थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था अबाउट द क्रिएशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऐसे सिचुएशन में इंडिया ऐसा पहला कंट्री था जिन्होंने चाइना में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना था, उसको सपोर्ट कर रहा था, उसको एक्सेप्ट कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री बहुत ही ज़्यादा खुश थे अबाउट द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बट जवाहरलाल नेहरू के कुछ जो कलीग्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वरीड थे अबाउट अ पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये लग रहा था कि इंडिया का चाइना के साथ एक जो इतना फ्रेंडली रिलेशन है, इतना फ्रेंडली रिलेशन होना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि चाइना फ्यूचर में हमारे ऊपर अटैक करे। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही ज़्यादा वरीड थे। बट उस टाइम पीरियड के दौरान नेहरू बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे थे कि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि चाइना हमारे ऊपर कभी भी अटैक करेगा। एंड अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक भी करता है, देन चाइना को एक नहीं बल्कि 3 कंट्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज तिब्बत, भूटान एंड नेपाल। अगर चाइना डायरेक्टली इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहता है, देन बीच में उन्हें 3 कंट्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा। 1950 से पहले चाइना एंड इंडिया का जो एक डायरेक्ट बॉर्डर था, वो बहुत ही ज़्यादा कम था। इसीलिए अगर चाइना को इंडिया के ऊपर अटैक भी करना है, देन उसको खासकर तिब्बत जो इतना बड़ा नेशन स्टेट हुआ करता था, उसको उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा। इसी वजह से नेहरू फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि ये होना पॉसिबल ही नहीं है कि चाइना इंडिया के ऊपर कभी भी अटैक करेगा। बट एट द लास्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है 1962 में। वो सब कुछ हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चाइनीज इन्वेजन इन 1962। बहुत ही लंबे टाइम तक
लगभग जो इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर है सो वहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्स के द्वारा गार्ड किया जाता है, ना कि इंडियन आर्मी के द्वारा। सो ये हमें एक फ्रेंडली रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था ना। नेक्स्ट हमें पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बता रखा है। सो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड बिटवीन द चाइनीज प्रीमियर। सो प्रीमियर का मतलब लीडर होता है, बट आप सिंपली कह सकते हो कि चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था जो इनलाई, सो उनके बीच में पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया गया था ऑन 29 अप्रैल 1954। सो आखिर ये पंचशील एग्रीमेंट था क्या? सो पंचशील का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल, यानी कि पंचशील एग्रीमेंट में ऐसे 5 प्रिंसिपल थे जिसके द्वारा इंडिया एंड चाइना के बीच में एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकता है। इंडिया एंड चाइना बहुत ही पीसफुल तरीके से एक साथ रह सकते हैं। सो 5 प्रिंसिपल्स जैसे कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा, दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा, पीसफुल तरीके से रहेगा, बेमतलब का बैटल नहीं करेगा। सो ये कुछ ऐसे ही 5 प्रिंसिपल थे। सो इन 5 प्रिंसिपल के द्वारा या फिर ये जो पंचशील एग्रीमेंट था, सो इसके द्वारा इंडिया एंड चाइना के बीच का जो रिलेशनशिप था सो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश की गई। सो पंचशील एग्रीमेंट के बाद इंडियन एंड चाइनीज लीडर दोनों ही एक दूसरे की कंट्री में विजिट करते हैं एंड ऑफिशियल विजिट के दौरान दोनों ही कंट्रीज के जो क्राउड रहते हैं यानी कि जो सिटीजन रहते हैं सो वो लोग बहुत ही फ्रेंडली तरीके से लीडर्स को ग्रीट करते हैं, लीडर्स को वेलकम करते हैं। सो शुरुआत के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया एंड चाइना के बीच में हमें एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप देखने को मिलता है, बट 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। सो क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के बीच में ये जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था सो ये खराब हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, बट नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग तिब्बत के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सो तिब्बत का जो इशू था सो वो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप था सो वो खराब होता है। सो इसीलिए हम लोग तिब्बत के टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग चाइना जब 1962 में इंडिया के ऊपर अटैक करता है सो उसके बाद हम लोग उस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो नाउ अब हम लोग तिब्बत वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ये बता रखा है कि आखिर तिब्बत लोकेटेड कहाँ पे है। सो सेंट्रल एशियन रीजन में एक प्लेटू है एंड उसी को तिब्बत कहा जाता है, आप मैप में भी देख सकते हो। सो तिब्बत का जो इशू था सो वो वन ऑफ द मेजर इशू था जिसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के बीच में टेंशन अराइज होता है। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना हैड क्लेम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। सो टाइम टू टाइम चाइना ने हमेशा से ये क्लेम किया है कि हमारा तिब्बत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, यानी कि चाइना हमेशा से ही ये कहते हुए आ रहा है कि तिब्बत चाइना का ही एक पार्ट है एंड तिब्बत के ऊपर चाइना का ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। बट फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत भी ये जवाब देते हुए आ रहा है कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है, तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है एंड चाइना का तिब्बत के ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। बट इसके बावजूद भी चाइना तिब्बत को कंट्रोल कर लेता है। सो नेक्स्ट हमें तिब्बत के ऊपर चाइना का जो कंट्रोल होता है उसी के बारे में बता रखा है। सो 1950 में चाइना तिब्बत को कंट्रोल कर लेता है। सो ऐसे बहुत सारे तिब्बतन पॉपुलेशन थे, यानी कि तिब्बत में रहने वाले ऐसे लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल थे जो कि इस टेक ओवर को अपोज कर रहे थे, यानी कि चाइना का ये जो एक इलीगल कंट्रोल था तिब्बत के ऊपर, चाइना ने एक जो कब्जा किया था तिब्बत के ऊपर, सो इस टेक ओवर को बहुत सारे तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज कर रहे थे। एंड इंडिया ने भी चाइना को परसुएट करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया ने भी चाइना को मनाने की कोशिश की कि चाइना ने जिस तरीके से तिब्बत के ऊपर इलीगली कंट्रोल किया है, जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करके रखा है, सो ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया ने चाइना को मनाने की कोशिश की कि चाइना को तिब्बत का जो क्लेम है फॉर इंडिपेंडेंस सो उसे वापस लौटा देना चाहिए। तिब्बत का जो इंडिपेंडेंस है सो तिब्बतन पीपल को उनका इंडिपेंडेंस वापस लौटा देना चाहिए। बट जब 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया था, सो इस पंचशील एग्रीमेंट में एक ऐसा क्लॉज था, एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसमें यह कहा गया था कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो इसी वजह से इंडिया ने चाइना का जो क्लेम था तिब्बत के ऊपर, चाइना का जो कंट्रोल था तिब्बत के ऊपर, सो उसको एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट। ना नेक्स्ट हमें दलाई लामा के बारे में बता रखा है। सो दलाई लामा तिब्बत के एक स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे। सो जब 1956 में जो चाइनीज प्रीमियर थे, यानी कि जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था जो इनलाई, सो जब वो ऑफिशियली चाइना से इंडिया में विजिट करने के लिए आता है, सो उसी दौरान उनके साथ दलाई लामा भी इंडिया आते हैं। सो जब दलाई लामा इंडिया विजिट करते हैं एंड जब दलाई लामा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलते हैं, सो तब दलाई लामा नेहरू को ये इन्फॉर्म करते हैं कि तिब्बत में जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ China's control. But China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of China.
यानी कि चाइना ने पहले से ही इंडिया को ये एश्योर कर दिया था कि हम लोग तिब्बत को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पावर प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर रीजन ऑफ चाइना। सो जब शुरुआत में इंडिया ने चाइना को टोका था कि ये करना सही नहीं है कि आप जबरदस्ती तिब्बत को कंट्रोल करो, सो उसी दौरान चाइना ने इंडिया को ये एश्योरेंस दिया था कि हम लोग तिब्बत को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे। सो इसी वजह से इंडिया चुप रहता है, इंडिया चाइना को और कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि इंडिया ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सो इसी वजह से इंडिया कुछ भी नहीं कर पाता है ना। नेक्स्ट हमें आर्म्ड अपराइजिंग के बारे में बता रखा है इन तिब्बत। सो जब तिब्बत के लीडर्स ने इंडिया से हेल्प मांगा तिब्बत के इंडिपेंडेंस के लिए, एंड इंडिया पंचशील एग्रीमेंट की वजह से जब तिब्बत के लीडर्स का कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है, सो उसके बाद तिब्बत के जो लीडर्स थे, तिब्बत में रहने वाले जो लोग थे, सो वे लोग आर्म्ड अपराइजिंग को करते हैं इन 1958, यानी कि वो लोग एक रिवॉल्ट करते हैं अगेंस्ट द चाइनाज ऑक्यूपेशन। सो चाइना का जो कंट्रोल था तिब्बत के ऊपर, सो उसके अगेंस्ट में तिब्बत में रहने वाले जो लोग थे, वे लोग एक आर्म्ड रेबेलियन को करते हैं, एक विद्रोह को करते हैं। बट इस अपराइजिंग को, इस विद्रोह को चाइनीज फोर्सेस द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है, चाइनीज फोर्सेस द्वारा कुचल दिया जाता है ना। नेक्स्ट हमें रिफ्यूजीज के बारे में बता रखा है। सो जब चाइना में आर्म्ड अपराइजिंग की वजह से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, सो तब 1959 में दलाई लामा इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वह इंडिया में सेटल हो जाते हैं, इंडिया में शरण ले लेते हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट भी दलाई लामा को अपने कंट्री में शरण दे देता है, क्योंकि जब इंडिया तिब्बत के लीडर्स का कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा था, सो एटलीस्ट उन्होंने दलाई लामा को अपने कंट्री में शरण दे दिया। सो यही चीज चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा खराब लगा, एंड इस चीज के अगेंस्ट में चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया। सो ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, यानी कि 1950s के बाद से पूरा जो टाइम पीरियड था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान कई सारे ऐसे तिब्बतन पीपल थे जो कि रेफ्यूजी के रूप में इंडिया आ रहे थे या फिर वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे। सो जब तिब्बत में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, सो ऐसे कई सारे तिब्बतन पीपल थे जो कि तिब्बत को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे सेटल होने के लिए। सो रेफ्यूजी बेसिकली ऐसे लोगों को ही कहा जाता है जिनको उनके देश से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर वो लोग खुद अपने देश से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी कंट्रीज में रहने के लिए जाते हैं। सो ऐसे कई सारे तिब्बतन पीपल थे जो कि अपने कंट्रीज से बाहर आ रहे थे, अपने कंट्रीज से भाग रहे थे एंड दूसरे कंट्रीज में सेटल हो रहे थे। एंड अगर हम लोग इंडिया में पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें, सो दिल्ली में सबसे ज्यादा हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलता है ऑफ तिब्बतन रेफ्यूजीज। एंड अगर हम लोग धर्मशाला की बात करें, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक टाउन है, सो धर्मशाला इज द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतन्स इन इंडिया। सो धर्मशाला टाउन में कई सारे जो तिब्बतन रेफ्यूजीज थे, सो वो आके सेटल हो जाते हैं धर्मशाला में, वे लोग अपने सेटलमेंट को स्टेबलाइज करते हैं। एंड इनफैक्ट इंडिया में जो दलाई लामा थे, सो दलाई लामा ने धर्मशाला को ही अपना होम बना लिया था इंडिया में। सो 1950 से लेकर 1960s का पूरा जो टाइम पीरियड था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया के कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थे, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ। सो ये लोग तिब्बत के इंडिपेंडेंस के कज को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि तिब्बतन पीपल को सपोर्ट कर रहे थे। तिब्बत का इंडिपेंडेंस के लिए जो एक रिवॉल्ट उन्होंने किया था, एक जो अपराइजिंग किया था, सो उस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। सो इंडिया तिब्बतन पॉपुलेशन को फुल्ली सपोर्ट कर रहा था। तिब्बत का इंडिपेंडेंस के लिए जो कज था, जो कारण था, सो इस चीज को कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज एंड कई सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट कर रहे थे। एंड यही चीज कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट को बुरा लग जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट इसी चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं ना। नेक्स्ट हमें आज के टाइम पीरियड के दौरान तिब्बत के सिचुएशन के बारे में बता रखा है। सो चाइना हैज क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोमेनियस रीजन विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, यानी कि तिब्बत आज के टाइम पीरियड के दौरान एक ऑटोमेनियस रीजन है, यानी कि चाइना ने तिब्बत को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया है, बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड किया है। बट तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं है, बल्कि तिब्बत चाइना का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। सो तिब्बतन पॉपुलेशन आज भी चाइना का जो क्लेम है तिब्बत के ऊपर, सो उसको अपोज करते हैं। आज भी तिब्बतन पीपल ये नहीं मानते हैं कि तिब्बत चाइना की टेरिटरी का ही एक पार्ट है। एंड साथ ही साथ तिब्बतन पीपल, चाइना का जो पॉलिसी था ऑफ ब्रिंगिंग इनटू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर, यानी कि बहुत सारे जो चाइनीज पीपल है वे लोग तिब्बत में आके भी सेटल हो सकते हैं। सो ये जो चाइना का एक पॉलिसी था, सो इस पॉलिसी को भी तिब्बतन पीपल अपोज करते हैं। सो तिब्बतन पीपल को ये लगता है कि चाइना तिब्बत का जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, तिब्बत का जो एक कल्चर है, सो उसको खत्म करना चाहता है। सो जब ज्यादा से ज्यादा चाइनीज सेटलर आके तिब्बत में सेटल होंगे, सो वो लोग अपने साथ अपने कल्चर को लाएंगे, अपने रिलीजन को लाएंगे। सो इसकी वजह से तिब्बत का खुद का जो रिलीजन है, खुद का जो कल्चर है, सो वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होगा। सो इसी वजह से तिब्बतन पॉपुलेशन चाइना का जो ये पॉलिसी है, सो इस पॉलिसी को अपोज करते हैं। तिब्बतन पॉपुलेशन अभी भी नहीं मानते हैं कि जो तिब्बत है वो चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है। सो विद दिस हम लोगों ने तिब्बत के इशू के बारे में डिस्कस कर लिया।
सो नाउ आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि तिब्बत का इशू एक मेजर इशू क्यों था, जिसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के बीच में एक जो फ्रेंडली रिलेशनशिप था सो वो खराब होता है। सो नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द चाइनीज इन्वेजन इन 1962। सो इस टॉपिक में हम लोग 1962 में चाइना के द्वारा इंडिया के ऊपर जो इन्वेजन किया गया था, यानी कि जो अटैक किया गया था, सो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ऐसे दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे, ऐसे दो इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप था सो वो खराब हो जाता है। एंड इसी वजह से, यानी कि इन दोनों रीजन की वजह से ही चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। सो जो पहला डेवलपमेंट या फिर जो पहला रीजन था वो था चाइनाज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत इन 1950। सो जब 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, यानी कि तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, तिब्बत को कंट्रोल कर लिया, सो ये एक मेजर डेवलपमेंट था जिसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के बीच में जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था सो वो खराब होता है, एंड जिसकी वजह से चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है। सो जब 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, यानी कि तिब्बत को कंट्रोल कर लिया, एंड जब तिब्बत चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, सो इसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के बीच में एक जो हिस्टोरिकल बफर था सो वो रिमूव हो गया। सो अगर आप लोग मैप में देखोगे, सो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो तिब्बत था वो एक बफर का काम कर रहा था, यानी कि दोनों ही कंट्रीज को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा था। सो जब तिब्बत चाइना का पार्ट बन जाता है, सो चाइना एंड इंडिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, यानी कि आपको एक ही बाउंड्री देखने को मिलेगा बिटवीन चाइना एंड इंडिया, यानी कि अब इंडिया एंड चाइना के बीच में आपको एक डायरेक्ट बॉर्डर देखने को मिलेगा। इंडिया एंड चाइना दोनों ही एक ही बॉर्डर को शेयर कर रहे थे। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट था जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप था सो वो खराब होता है। सो इनिशियली, यानी कि शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा ओपनली अपोज नहीं किया था, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था कि इंडिया एंड चाइना एक ही बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, एंड चाइना जब चाहे बहुत ही आसानी से इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशियली इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट जब तिब्बत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बतन कल्चर को सप्रेस कर रहे हैं, तिब्बत के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सो इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत अनईजी फील हुआ। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि चाइना इंडिया के इतना सामने आ गया है, दोनों ही कंट्रीज एक ही बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, सो इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया तिब्बत वाले टॉपिक में कि तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे जिनका नाम था दलाई लामा, सो 1959 में दलाई लामा इंडिया आ जाते हैं, इंडिया में शरण लेने के लिए, यानी कि इंडिया में सेटल होने के लिए। सो इंडियन गवर्नमेंट भी दलाई लामा को अपने कंट्री में शरण दे देता है, एंड यही चीज कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। सो चाइना ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया, चाइना ने इंडियन गवर्नमेंट को ये ब्लेम किया कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में एंटी चाइना एक्टिविटीज को अलाउ कर रहा है, इंडिया में कुछ एंटी चाइनीज एक्टिविटीज हो रहा है, एंड इन सारे एक्टिविटीज को इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है इंडिया में होने के लिए। सो इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं जो चाइनीज गवर्नमेंट था वो इंडिया के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है, एंड यही एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है जिसकी वजह से चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है 1962 में। तो ये था पहला डेवलपमेंट या फिर पहला रीजन ना। जो दूसरा डेवलपमेंट या फिर जो दूसरा रीजन है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इंडिया एंड चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, यानी कि बॉर्डर से रिलेटेड कंफ्लिक्ट होता है, एंड इस वजह से भी कहीं ना कहीं चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था 1962 में। सो इंडिया ने ये क्लेम किया कि इंडिया एंड तिब्बत के बीच में जितने भी बाउंड्री से रिलेटेड इश्यूज है, सो उन सारे इश्यूज को कॉलोनियल टाइम में ही सेटल कर दिया गया था, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बाउंड्री से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट या फिर जो कन्फ्लिक्ट थे, सो उन सारे कन्फ्लिक्ट, उन सारे डिस्प्यूट को ब्रिटिशर्स के द्वारा ही सॉल्व कर दिया गया था, सेटल कर दिया गया था। बट जब चाइना तिब्बत को कंट्रोल कर लेता है, सो तब चाइना ये कहता है कि कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान जो भी डिसीजन को लिया गया था, सो उन सारे डिसीजन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल नहीं किया था, जब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट रीजन हुआ करता था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया चाइना के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ अपने बाउंड्रीज को शेयर करता था। सो तिब्बत को इन सारे बाउंड्रीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा तिब्बत एंड इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन को ड्रॉ किया गया था, सो उस चीज को तिब्बत के लोग भी एक्सेप्ट करते थे, एंड साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के लोग भी एक्सेप्ट करते थे। बट जब तिब्बत को चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एंड जब तिब्बत चाइनीज टेरिटरी का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, सो तब जो चाइनीज गवर्नमेंट था, सो वो चाइनीज गवर्नमेंट इस बाउंड्री लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। चाइनीज गवर्नमेंट ये क्लेम कर रहा था कि ये जो बाउंड्रीज है, सो ये ठीक तरीके से ड्रॉ नहीं किया गया है कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान। बट इंडिया ने ये क्लेम किया कि ये जो बाउंड्री लाइन्स है, सो ये पहले से ही सेटल कर दिया गया था कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिशर्स के द्वारा। बट चाइनीज गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के किसी भी डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सो तिब्बत को एनेक्स करने के बाद चाइना एंड इंडिया के बीच
बीच में जो बाउंड्री लाइन था, जो बॉर्डर लाइन था, सो सारे ही बाउंड्री लाइन में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है, बट खासकर जो वेस्टर्न एंड जो ईस्टर्न एंड था बॉर्डर की लाइन का, सो वहाँ पे हमें ज़्यादातर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, यानी कि कश्मीर की रीजन में एंड अरुणाचल प्रदेश के रीजन में। सो इन दोनों स्टेट में चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लाइन था, सो वहाँ पे हमें ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। सो चाइना ने ये क्लेम किया कि इंडियन टेरिटरी में दो ऐसे एरियाज है जिन दोनों एरियाज के ऊपर चाइना का कंट्रोल है, यानी कि वो दोनों ही एरिया चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है। सो पहला है अक्षय चीन एरिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख रीजन में जो अक्षय चीन वाला एरिया है, सो उस एरिया के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना क्लेम किया। एंड दूसरा है मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है, सो उन सारे एरियाज के ऊपर भी चाइना ने अपना क्लेम किया। उन्होंने ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के ऊपर हमारा अधिकार है, हमारा क्लेम है। सो इस टाइम पीरियड के दौरान अरुणाचल प्रदेश को NEFA कहा जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी कहा जाता था। सो इन दोनों एरियाज के ऊपर चाइना ने क्लेम किया कि ये दोनों एरियाज इंडियन टेरिटरी नहीं बल्कि चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है। सो 1957 से लेकर 1959 के बीच में चाइना ने अक्षय चीन एरिया को ऑक्युपाइड कर लिया, यानी कि अक्षय चीन एरिया को कंट्रोल कर लिया। एंड फिर वहाँ पे उन्होंने अपने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रोड को भी बिल्ड कर लिया। सो इसके बाद इस मैटर के ऊपर, इस इशू के ऊपर वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स थे, सो उनके बीच में डिबेट एंड डिस्कशन होता है। सो बहुत सारी डिबेट एंड डिस्कशन के बावजूद भी ये जो मैटर था, ये जो इशू था, इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है। एंड चाइना अक्षय चीन एरिया को कंट्रोल करके ही रखता है। सो इस टाइम पीरियड के दौरान दोनों ही कंट्रीज के आर्मी के बीच में थोड़ा बहुत बॉर्डर कन्फ्लिक्ट भी होता है, थोड़ा बहुत फाइटिंग भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है ना। नेक्स्ट हमें 1962 में चाइना के द्वारा ऑफिशियली जो इंडिया के ऊपर अटैक किया गया था, सो उसके बारे में बता रखा है। सो चाइना अक्टूबर 1962 में इंडिया के ऊपर बहुत ही स्विफ्टली एंड बहुत ही मैसिव इन्वेजन करता है, यानी कि अटैक करता है ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन। सो दोनों ही जो डिस्प्यूटेड रीजन था, यानी कि लद्दाख में जो अक्षय चीन एरिया का रीजन था एंड अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन था, सो दोनों ही डिस्प्यूटेड रीजन में चाइना ने 1962 में अटैक किया था। सो चाइना के द्वारा जो पहला अटैक किया गया था, सो पहला अटैक लगभग 1 वीक तक रहता है। एंड पहले अटैक में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को कैप्चर कर लिया। एंड इस अटैक का जो दूसरा वेव है, सो दूसरा वेव हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिलता है, यानी कि अगले महीने में चाइना अगेन इंडिया के ऊपर अटैक करता है। सो जिस टाइम पीरियड के दौरान चाइनीज फोर्सेस इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे, सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंडियन फोर्सेस क्या कर रहे थे? सो इंडियन फोर्सेस चाइनीज फोर्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख। सो जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख के रीजन में इंडियन फोर्सेस चाइनीज फोर्सेस को और अंदर की तरफ आने से रोक रहे थे। बट जब हम लोग ईस्टर्न डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, सो इंडियन फोर्सेस अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज फोर्सेस को रोक नहीं पाता है। एंड चाइनीज फोर्सेस अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही अंदर तक घुस जाते हैं, नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ आसाम प्लेन्स। सो आसाम प्लेन्स के एंट्री पॉइंट तक चाइनीज फोर्सेस इंडिया में घुस जाते हैं। सो विद दिस हम लोगों ने 1962 में जो चाइनीज इन्वेजन हुआ था, यानी कि चाइना के द्वारा इंडिया के ऊपर जो अटैक किया गया था, सो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो आखिर इस अटैक को खत्म किस तरीके से किया गया था? सो इन दोनों ही अटैक के बाद फाइनली चाइना ने खुद ही डिक्लेयर किया अबाउट द यूनिलेटरल सीज फायर, यानी कि चाइना ने खुद ही इस बैटल को, इस अटैक को खत्म कर दिया। एंड बैटल खत्म होने के बाद चाइना ने अपने सारी ट्रूप्स को वापस बुला लिया जहां से उन्होंने इन्वेजन को स्टार्ट किया था। सो इस तरीके से 1962 का जो बैटल था वो खत्म होता है। सो इस बैटल में इंडियन फोर्सेस बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है ना। नेक्स्ट हमें आफ्टर वार के बारे में बता रखा है, यानी कि चाइना के साथ हमारा जो बैटल होता है, जो वार होता है, जिसमें हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं। सो इस बैटल, इस वार के बाद क्या होता है? सो चाइना वार के बाद इंडिया का एक जो इमेज था नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे, सो वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। सो इस बैटल के दौरान इंडिया ने अमेरिकन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था फॉर मिलिट्री अलायंसेस, यानी कि हमें कुछ मिलिट्री प्रोवाइड किया जाए ताकि हम इस क्राइसिस से बच सके, इस बैटल को लड़ सके। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, यानी कि इंडिया ना ही नाटो का पार्ट बनता है और ना ही वार्सो पैक्ट का पार्ट बनता है। सो जैसे कि इंडिया नाटो का पार्ट नहीं था, सो इसी वजह से जो अमेरिका है वो भी इंडिया की अच्छी तरीके से मदद नहीं करता है। अगर इंडिया नाटो को ज्वाइन करता, सो इंडिया का जब चाइना के साथ बैटल हुआ, जब वार हुआ, सो उसमें यूएसए फुल्ली इंडिया को सपोर्ट करता। सो जैसे कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, सो इसी वजह से इंडिया को इतना भी ज्यादा हेल्प नहीं मिला। बट फिर भी अमेरिकन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया को थोड़ा बहुत मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड किया गया था। सो द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। सो जब ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान सोवियत यूनियन न्यूट्रल था, यानी कि सोवियत यूनियन ना ही चाइना को सपोर्ट कर रहा था और ना ही इंडिया को सपोर्ट कर रहा था।
सो इंडिया के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की वजह से इंडिया को दोनों में से किसी भी ब्लॉक से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इस बैटल के बाद, इस वार के बाद एंड इस वार में जब इंडिया का डिफीट हो जाता है, तो उसके बाद इंडिया के ऐसे कुछ कुछ टॉप आर्मी कमांडर्स थे जो कि इधर रिजाइन कर देते हैं या फिर रिटायर ले लेते हैं। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान नेहरू के एक क्लोज एसोसिएट थे, यानी कि एक क्लोज फ्रेंड थे। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे एंड जिनका नाम था वी कृष्णा मेनन। सो ही हैड टू लीव द कैबिनेट, उन्हें कैबिनेट को छोड़ना पड़ता है। सो 1962 के बैटल में इंडिया का जो डिफीट होता है, सो इस वजह से नेहरू को भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू चाइना के इंटेंशन को नहीं समझ पाते हैं। जवाहरलाल नेहरू चाइना के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन को स्टेबलाइज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चाइना के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, बट इसके बावजूद चाइना ने इंडिया के ऊपर ही अटैक कर दिया। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मिलिट्री को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके नहीं रखा था, इस चीज़ को जानने के बावजूद भी कि चाइना ने तिब्बत को कॉन्क्वेयर कर लिया है, तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे इंडिया के कई सारे ऐसे लोग थे जो कि जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार हुआ जब नेहरू के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया गया एंड इस चीज़ के ऊपर लोकसभा में बहुत ज़्यादा डिबेट भी किया गया। एंड सून देयर आफ्टर, यानी कि इसके बाद कांग्रेस बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकसभा बाय इलेक्शन को हार जाते हैं। सो वार के बाद हमें यह नतीजा देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हमें दूसरे अपोजिशन पार्टीज के बारे में बता रखा है, खासकर सीपीआई के बारे में बता रखा है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बता रखा है कि उनका कैसा रिएक्शन था इस बैटल को लेकर, इस कन्फ्लिक्ट को लेकर। सो द सीनो-इंडियन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द ओपोजिशन एज वेल। सो चाइना एंड इंडिया के बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, ये जो बैटल हुआ था, सो इसकी वजह से दूसरे अपोजिशन पार्टीज भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड थे। सो चाइना एंड सोवियत यूनियन के बीच में जो ग्रोइंग डिफरेंसेस था, सो इसकी वजह से हमारे इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, सो उसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो फैक्शन में डिवाइड हो जाता है, दो फैक्शन में स्प्लिट हो जाता है। सो द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई, यानी कि जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन थे, यानी कि ऐसे कम्युनिस्ट लीडर जो कि यूएसए के कम्युनिज्म की पॉलिसी को सपोर्ट करते थे, सो वो सीपीआई के ही मेंबर रहते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ही मेंबर रहते हैं एंड वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं एंड कांग्रेस के ज़्यादा क्लोजर आ जाते हैं। बट जो दूसरा फैक्शन था जो कि चाइना के क्लोज में था, यानी कि चाइना की कम्युनिज्म की पॉलिसी को सपोर्ट करता था, सो वो कांग्रेस के अगेंस्ट में था। सो फाइनली 1964 में ये जो पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सो ये दो फैक्शन में स्प्लिट हो जाता है। सो जो पहला फैक्शन होता है, सो उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही कहा जाता है एंड जो दूसरा फैक्शन था जो कि चाइना के कम्युनिज्म की पॉलिसी को सपोर्ट करता था, सो उन्होंने अपना खुद का एक पार्टी बनाया एंड उस पार्टी का नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, दैट इज CPIM। सो इन द वेक ऑफ चाइना वार, यानी कि जब इंडिया एंड चाइना का वार होता है, सो उस टाइम पीरियड के दौरान CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के कई सारे ऐसे कम्युनिस्ट लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था फॉर बीइंग प्रो चाइना, यानी कि कहीं ना कहीं वो चाइनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। सो इसी वजह से कई सारे कम्युनिस्ट लीडर को जेल में डाल दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। सो विद दिस हम लोगों ने CPI के बारे में जान लिया ना। नेक्स्ट हमें इस टॉपिक के कंक्लूजन के बारे में बता रखा है। So the war with China alert the Indian leadership to the volatile situation in the northeast region. So चाइना के साथ हमारा जो वार हुआ, सो इस वार की वजह से जो इंडिया के लीडर्स थे, सो वो कहीं ना कहीं अलर्ट हो गए कि अब जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, सो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हमें सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, उस रीजन के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो चाइना वार के तुरंत बाद ही नॉर्थ ईस्ट के रीजन में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस था, सो उसको स्टार्ट किया जाता है। सो नागालैंड को स्टेटहुड ग्रांट किया जाता है, यानी कि नागालैंड को एक इंडियन स्टेट बनाया जाता है एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, सो दोनों ही यूनियन टेरिटरीज को राइट दिया जाता है टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि दोनों ही यूनियन टेरिटरीज अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्ट कर सकता है। सो इस तरीके से चाइना के साथ जब वार होता है, सो उसके बाद से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो इस टॉपिक में हमें एक छोटे से बॉक्स में सीनो इंडियन रिलेशन के बारे में बता रखा है। सिंस 1962 यानी कि 1962 में जब इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन था वो बहुत ही खराब हो जाता है बैटल के बाद, सो उसके बाद से इंडिया एंड चाइना के बीच का जो रिलेशन था, सो वो किस तरीके से ठीक होता है, किस तरीके से अगेन एक फ्रेंडली रिलेशन स्टेबलाइज होता है। सो लगभग 10 साल का टाइम पीरियड लग जाता है, एक डिकेड का टाइम पीरियड लग जाता है इंडिया एंड चाइना के लिए नॉर्मल रिलेशन को स्टेबलाइज करने में। सो 1976 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज होता है, रीस्टोर किया जाता है बिटवीन द टू कंट्रीज। सो 1962 में दोनों ही कंट्रीज के बीच में बैटल होता है एंड 1976 में दोनों ही कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज होता है।
सो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले टॉप लेवल के लीडर थे जो कि चाइना विजिट करते हैं 1979 में। एंड उस टाइम पीरियड के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे। एंड इसके बाद राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के बाद, जो कि चाइना विजिट करते हैं। सो उसके बाद से इंडिया एंड चाइना के बीच में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रिलेशन ही देखने को मिलता है। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही टॉपिक कंप्लीट होता है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ था, जो बैटल हुआ था, एंड साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत पीस था, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किए, सो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है देन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, ताकि उन लोगों को भी मेरे सारी वीडियोज़ बहुत ही आसानी से मिल सके। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।